हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ फाउंडेशन बैच में। मैथ फाउंडेशन बैच के अंतर्गत हम लोग का टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात। तो आइए अनुपात और समानुपात की इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के प्रश्न को देखते हैं। इसमें छलांग वाले प्रश्न हैं कि जो भी कुत्ता छलांग लगाता है, बिल्ली छलांग लगाता है तो उनकी चाल का अनुपात क्या होगा। ऐसे प्रश्नों की इसमें समावेश किया गया है। तो आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है रोज सुबह 8 बजे। तो इस बैच के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं अगर आप एनटीपीसी और अंडर ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करते हैं। तो इसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का बैच, जिसमें जो आपका हिस्ट्री है वह शाम को 7 बजे और जो आपका, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइमिंग में, जो आपका हिस्ट्री है वह 8 बजे है। हिस्ट्री आपका 8 बजे और आपका पॉलिटी है शाम 7 बजे। तो इन दोनों बैच के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इतिहास में आज आपका टॉपिक होगा गुप्तोत्तर काल और आपका पॉलिटी में संसद की समितियां। अब ऐसा एमसीक्यू है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न बनने की उम्मीद नहीं है। तो आप लोग इस बैच के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। मैं एक बार बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूं। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन देखिए करने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका वो बिल्कुल आसान है, लेकिन जो आसान तरीका है उसको आपको करना ही नहीं है। जो तरीका आसान है वो करना ही नहीं है, जो थोड़ा सा टफ है उसी को करना है। टफ नहीं है, वो भी आसान ही है, बट थोड़ा सा इससे मुश्किल प्रश्न होगा। प्रश्न देखिए आपके सामने है। प्रश्न कर रहा है कि एक बिल्ली जितनी देर में 5 छलांग लगाती है उतने देर में कुत्ता 4 छलांग लगाता है। कुत्ते का 3 छलांग बिल्ली के 4 छलांग के बराबर है। बिल्ली और कुत्ते के चालों का अनुपात क्या होगा। देखिए पहले सबसे आसान तरीका देखिए क्या है कि एक बिल्ली है और एक कुत्ता है, यानी कि C फॉर कैट और D फॉर डॉग। ठीक है, तो एक बिल्ली जितनी देर में 5 छलांग लगाती है, बिल्ली यानी कि कैट जितनी देर में 5 छलांग लगाती है उतने देर में कुत्ता 4 छलांग लगाता है। ठीक है, फिर आगे करा है कि कुत्ते का 3 छलांग, कुत्ते का यानी कि D फॉर डॉग, कुत्ते का 3 छलांग बिल्ली के 4 छलांग के बराबर है। तो चालों का अनुपात क्या होगा। सबसे आसान तरीका होता है कि आप कर दीजिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई और ला लीजिए आपका आंसर। तो आप कहेंगे 3 × 5 = 15 और 4 × 4 = 16, यही कैट और डॉग के चाल का अनुपात है। लेकिन ये तो टाइप आपका आसान है, बिल्कुल आसान है, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए चालों का अंतर आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे दूरी का भी अंतर पूछ ले तो आप यदि हमसे फाउंडेशन बैच में जुड़े होंगे समय दूरी चाल में, तो हमने आपको बता रखा है कि दूरी और चाल का अनुपात बराबर होता है। दूरी और चाल दोनों का अनुपात समान होता है, किंतु दूरी और समय का अनुपात विपरीत होता है, लेकिन दूरी और चाल का अनुपात समान होता है। तो अगर पूछिए आपकी दूरी का अनुपात क्या होगा, तो यही आपका दूरी का भी अनुपात हो जाएगा और यही आपके चाल का भी अनुपात हो जाएगा। लेकिन इस नियम से आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे 2 ही हैं तो ठीक है, 3 हो जाते तो थोड़ा सा समस्या हो जाता। लेकिन आइए एक और तरीका हम आपको बताते हैं जिसमें कितना हूँ पूछ लेगा आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो देखिए, आइए प्रश्न पढ़िए। करें कि एक बिल्ली जितने देर में 5 छलांग लगाती है, वही बिल्ली यानी कि C फॉर
कैट और डॉग डी फॉर डॉग। एक बिल्ली जितने देर में 5 छलांग लगाती है, यानी कि बिल्ली 5 छलांग लगाती है और कुत्ता 4 छलांग लगाता है, यही बात हुआ है। आगे कराए कि कुत्ते का 3 छलांग डी फॉर डॉग, यानी कि कुत्ते का 4 छलांग का मतलब मल्टीप्लाई, कुत्ते का 4 छलांग कुत्ते का 3 छलांग, कुत्ते का 3 छलांग, कुत्ते का 3 छलांग बिल्ली के 4 छलांग के बराबर है। सी फॉर कैट इसके 4 छलांग के बराबर है। अब यहां से डी की वैल्यू कितनी आ गई 4 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो डी का वैल्यू 4 तो डी के नीचे 4 लिखिए और सी की वैल्यू 3 तो सी के नीचे 3 लिखिए। अब समझिए ध्यान से, बिल्ली कितना छलांग लगाती है 3 छलांग, अगर 5 छलांग बिल्ली लगाती है 5 छलांग। अगर एक छलांग में बिल्ली 3 मीटर की दूरी तय करती है, एक छलांग में बिल्ली 3 मीटर की दूरी तय करती है तो 5 छलांग जाने के लिए कितना मीटर चल चुकी होगी? आप कहेंगे 15 मीटर चल चुकी होगी। बातें क्लियर? एक कुत्ता एक छलांग में 4 मीटर जाता है तो 4 छलांग लगाया है तो 16 मीटर गया होगा। ये किसका अनुपात है? दूरी का अनुपात है। किसका अनुपात? दूरी का। अभी हमने बताया है कि दूरी और चाल का अनुपात बराबर होता है। दूरी और चाल का जो अनुपात है क्या होता है? बराबर होता है। जो दूरी का अनुपात होता है वही चाल का भी अनुपात होता है। तो जब दूरी का अनुपात 15:16 आ गया तो चाल का भी अनुपात क्या हो जाएगा? 15:16 हो जाएगा। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी तरीका बढ़िया है। ठीक है, लेकिन जैसे ही 3 बिल्ली 3 खरगोश आते हैं तो यही नियम आपका सबसे सुपर नियम होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे। ठीक है, यहाँ पे आपका बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन है और बैच के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको पता चल चुका होगा। ठीक है, तो आप जुड़ना ना भूलें हमसे। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न कहना क्या चाहता है? प्रश्न कहना चाहता है कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग खरगोश के 3 छलांग के लगाए गए दूरी के बराबर हो तो कुत्ते और खरगोश के चालों का अनुपात। पहले वही नियम देखिए, सबसे आसान, क्योंकि 2 है तो 2 वाले में कोई दिक्कत है ही नहीं। देखिए एक क्या है, एक खरगोश है और एक क्या है, एक खरगोश है और एक क्या है, जितने समय एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने एक कुत्ता है। तो आर फॉर रैबिट, देखिए पहले पूछा क्या है, कुत्ता व खरगोश, कुत्ता व खरगोश। पहले कुत्ता का पूछा है तो पहले कुत्ता लिखिए डी फॉर डॉग, बाद में रैबिट पूछा है तो बाद में लिखिए रैबिट। ठीक है, कहे कि जितने समय एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, रैबिट का 5 छलांग, उतने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है, कुत्ते का 3 छलांग है। ठीक है, यदि कुत्ते का एक छलांग, कुत्ते का एक छलांग, कुत्ता का यहाँ पे, कुत्ता का एक छलांग खरगोश के 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर है, यानी कि रैबिट का 3 छलांग, क्या बताना है? कुत्ते व खरगोश के चाल का अनुपात। लगाइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आ गया उत्तर। तो 3 तिरिके 9 और 5 एकम 5, यही इनके चालों का अनुपात है। किंतु हमने कहा कि आपको ऐसे नहीं करना है। करना कैसे है? तो आइए देखते हैं कैसे करना है आपको। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है, करना कैसे है देखिए। देखिए एक डी है डॉग और आर है रैबिट। कह कि एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, रैबिट 5 छलांग लगाता है, उतनी देर में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि कुत्ता का एक छलांग, कुत्ता यानी कि डी फॉर डॉग, डी का एक छलांग बराबर है खरगोश के 3 छलांग में लगाई गई दूरी का, रैबिट का 3 छलांग, रैबिट
यानी कि r इंटू 3, 3 छलांग के बराबर है ना, 3 छलांग के बराबर है। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 3 और r की वैल्यू आ गई 1। d की वैल्यू 3 तो d की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 1। अर्थात अगर कुत्ता एक छलांग में 3 मीटर जाता है तो 3 छलांग कूदा है ना, तो एक छलांग में 3 मीटर गया है तो 3 छलांग में 9 मीटर जाएगा। किंतु रैबिट एक छलांग में 1 मीटर गया है तो 5 छलांग कूदा है तो कितना मीटर गया होगा 5 मीटर। एक क्या है दूरी का अनुपात। और आपको क्या पता है कि दूरी और चाल का अनुपात बराबर होता है, तो जो आपका दूरी का अनुपात है वही आपका चाल का भी अनुपात हो जाएगा। तो जब दूरी का अनुपात 9:5 है तो चाल का भी अनुपात क्या हो जाएगा 9:5 हो जाएगा। बोले यहाँ तक की बातें क्लियर है? क्लियर है। देखिए दोनों का आंसर क्या है आपका 9.5 9.5। अब कहेंगे कि जो पहला नियम है वो बहुत बेहतर है, तो आइए अगला प्रश्न तो देखिए कितना बेहतर होता है। आइए अगला प्रश्न देखिए, करा कि 3 खरगोश ए बी सी ने इस प्रकार चलते हैं कि ए का 7 कदम चलता है, बी 8 कदम चलता है और सी 9 कदम चलता है, लेकिन ए 4 कदम, बी के 5 कदम और सी के 6 कदम के बराबर है, तो उनकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी तक तो 2 बिल्ली थे, या एक बिल्ली एक खरगोश, एक कुत्ता एक खरगोश, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समस्या होगा। किंतु जो दूसरा नियम बताए हैं वह सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ साबित होगा। ए है, बी है और सी है। करा कि ए जब 7 कदम चलता है तो बी कितना कदम 8 कदम चलता है, तब तक सी कितना कदम 9 कदम चल लेता है। फिर कह रहा है कि ए के 4 कदम बराबर है बी के 5 कदम के, बी के 5 कदम के बराबर है सी के 6 कदम के। अब यहाँ से नियम क्या होता है कि यदि आपको ए का अनुपात लिखना है तो ए को आप ढक लीजिए, ए को ढक लीजिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 पचे कितना होगा 30। यहाँ आप लिख दिए 30। अब जब आपको बी को लिखना है तो बी को ढकिए। चलिए ए को पहले हटा देते हैं और बी को हम लोग ढक लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब बी को ढकिए, बी को ढक लीजिए, तो क्या होगा 6 चौको 24। बी को लिखना है तो बी को ढकिए, 6 चौको 24। अब जब आपको सी को लिखना है तब आप सी को ढकिए, सी को ढकिए और ए और बी का मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए क्या होगा। ठीक है, देखिए तो 6 बी को लिखना तो बी को ढक के 6 चौक 24। ठीक है, अब सी को लिखना तो सी को ढकिए ना, तो 4 पचे 20 क्या होगा 20। अब कुछ क्रॉस में यदि कट रहा हो तो उसको काट लीजिए ताकि प्रश्न आसान हो जाए। तो क्रॉस में किससे कट रहा है, तो 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा तो हम पहले 2 से काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो यहाँ क्या होगा 15 और यहाँ क्या होगा 12 और यहाँ क्या होगा 10। अभी भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो 3 पचे 15 और 3 चौको 12 और 3 तिरिके 9। आगे आपका चाल का अनुपात जो भी बचा है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तीनों खरगोश का चाल आपके सामने होगा, चाल का अनुपात, यानी कि 7 तिरिके 21। ओहो, थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे 5 होगा ना, यहाँ पे 5 होगा। 3 पचे 15, तो 5 सते कितना 35, 8 चौको 32 और 3 दहाके 30।
35 32 30 कहाँ पे 35 32 30 ऑप्शन नंबर ए पे है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में, प्रश्न थोड़ा सा कम दिख रहा होगा आपको, अब दिख रहा होगा। कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में 3 बिल्लियां इस प्रकार घूम रही हैं कि जब बिल्ली ए 5 कदम चलती है, बिल्ली ए जब 5 कदम चलती है तो उतना टाइम में बिल्ली बी 6 कदम चलती है, लिखा है ना। और उतना ही टाइम में जो बिल्ली सी है वह 7 कदम चलती है, ठीक है। लेकिन ए के 6 कदम, बी के 7 कदम और सी के 8 कदम के बराबर है। क्या कर रहा है कि ए का 6 कदम बराबर है बी के 7 कदम का, बी के 7 कदम का, और बराबर है सी के 8 कदम का। आपको ए का लिखना है तो ए को ढकिए, बी और सी का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 बटे 56, 7 है ना, 7 बटे कितना हो जाएगा 56। बी को लिखना है तो बी को ढकिए, 8 छक्के 48। सी को लिखना है तो सी को ढकिए और 7 छक्के 42। अब कुछ संक्षिप्त हो रहा हो उसे संक्षिप्त कर लीजिए। सभी संख्याएं किससे कट रही हैं? 4 से कट रही है ना, 4 से कट रही हैं, 4 से काट लीजिए। देखिए 14 चौको 56, अब 12 चौको 48, और यहाँ पे अच्छा 4 से नहीं कट रहा है आपका, 42 4 से नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, 2 से काट देंगे, 2 से कटेगा ना, 2 से कटेगा, तो 28 दूना 56, 24 दूना 48 और 21 दूना 42। अब किसी से कट रहा है, अब किसी से नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 8 5 40 के 0 कैरी 4 और 5 दूना 10 4 14 कितना 140। 6 चौको 24 के 4 कैरी 2 6 दूना 12 12 2 14 144। 7 एकम 7 7 दूना 14 140 144 147 कहाँ पे है? 140 144 147 ऑप्शन नंबर ए पे है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिए इस प्रश्न को। समझ गए तो ठीक है, नहीं तो एक बार पुनः वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। कह रहा है कि 4 दोस्त हैं ए बी सी डी, और इनके पास कुछ पैसे हैं। ये लोग पैसे को बराबर करने का फैसला करते हैं कि हम लोग जिनके पास कम बेसी है, जिसके पास ज़्यादा है वह किसी को दे दे और जिसके पास कम है वह किसी से ले ले, बराबरी करने का फैसला करते हैं। इस प्रकार ए ने बी को उतने पैसे दिए जितना बी के पास पहले से था, बी ने सी को उतने पैसे दिए जितना सी के पास शुरू में था, यानी कि पहले से था। सी ने डी को उतने पैसे दिए जितना डी के पास शुरू में था। डी ने ए को उतने पैसे दिए जितना ए के पास शुरू में था। ऐसा करने से सबके पास 48 रुपये हो जाते हैं, तो ए के पास शुरू में कितने रुपये थे? ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं एकदम प्रेम से समझाने का प्रयास करता हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ए नाम का व्यक्ति है और ए बी नाम का व्यक्ति है और ए सी नाम का व्यक्ति है और ए डी नाम का व्यक्ति है। चारों के पास अंत में कितना कितना रुपया होता है? 48 रुपया होता है। अब कह रहा है कि ए ने बी को दिया है, और कितना बी को दिया है? बी को जितना पास पहले था उतना रुपया और दे दिया है। बी ने सी को दिया है, तो कितना दिया है? जितना सी के पास पहले से था। और सी ने डी को दिया है, और कितना पैसा दिया है? तो जितना डी के पास पहले से था। और डी ने भी यही रुका नहीं है, डी ने भी ए को दिया है, और कितना दिया है? तो ए को पहले जितना रुपया था उतना रुपया दिया है। अब मान लीजिए कि
डी ने क्या किया है, ए को दिया है, डी ने ए को दिया है, कितना रुपया दिया है ये हमको पता नहीं है, लेकिन एक बात तो पता है कि सबके पास क्या है, 48 रुपये सबके पास हो जाते हैं, सबके पास 48 रुपया हो जाते हैं। अब इस ए के पास 48 रुपया कैसे हुआ होगा, बस ये समझना है कि जितना रुपया इसके पास था उतना ही इसको डी ने दिया है। यानी कि यदि इसके पास 24 रुपया पहले से तो होगा 24 रुपया, तो 24 रुपया ही इसको क्या किया होगा, डी ने दिया होगा। बोलिए हाँ या ना। 24 रुपया ए के पास पहले से होगा तो डी ने 24 रुपया इसको दिया होगा और ए के पास कितना हो गया होगा, 48 रुपया हो गया है। लेकिन डी ने कितना दिया है, 48 रुपया। डी को 48 रुपया कब हुआ है, जब वह 24 रुपया दे दिया है। यानी कि डी के पास टोटल कितना रुपया था, 48 रुपया तो अभी उसके पास है और 24 रुपया ए को दिया था, 24 रुपया ए को दिया था, इसमें 24 ऐड कर दीजिए, यानी कि डी के पास कितना रुपया था, तो 4 2 6 4 12 72 रुपया। डी के पास कितना रुपया था, 72 रुपया। ठीक है, अब समझिएगा, अब ये 72 रुपया कैसे इसके पास हुआ होगा, डी के पास। डी के पास 72 रुपया तब हुआ होगा जब सी ने इसको 36 रुपया दिया होगा और 36 रुपया इसके पास पहले से था। पहले से इसके पास 36 रुपया होगा और 36 रुपया सी ने दिया होगा, क्योंकि पहले जितना डी के पास है उतना ही सी दिया है और देने के बाद इसका 72 रुपया हुआ है। तो यदि डी के पास 72 रुपया है और सी ने उतना ही पैसा दिया है जितना इसके पास पहले से था, तो 36 रुपया इसके पास पहले से होगा और 36 रुपया सी ने दिया होगा, तब जाके इसके पास 72 रुपया हुआ होगा। यानी कि 48 रुपया सी के पास है, तो इसमें से 36 रुपया इसने क्या किया, डी को दिया है। अब टोटल कितना रुपया हो जाएगा सी के पास, तो 6 3 9 और 8 14 कितना, कुछ गलती हो रहा है क्या प्रश्न में, 4 3 7, हाँ 4 3 7 8 14 क्या 84 रुपया, कितना हो रहा है, 84 रुपया। ठीक है, सी के पास कितना है, 84 रुपया। अब फिर ध्यान से देखिएगा, अब सी के पास 84 रुपया कैसे हुआ होगा, 84 रुपया कैसे हुआ होगा, तो जितना इसके पास था उतना ही जब लिया है बी से, तो इसके पास 84 रुपया हो गया। अर्थात इसके पास 42 रुपया था और 42 रुपया बी से लिया है, तो जाके कितना हो गया है, 84 रुपया हो गया है। यानी कि बी के पास टोटल कितना रुपया था, तो इन दोनों को जोड़िए, 4 4 8 और 8 2 10, कितना, 90 रुपया। अब इसके पास 90 रुपया, बी के पास 90 रुपया कैसे हुआ होगा, तो जितना इसके पास था उतना ही ए से लिया है, तो इसके पास 45 रुपया होगा। दो ही बात होंगी तो उसको दो भागों में तोड़ ही देना है सबको। 90 रुपया इसके पास है तो 45 रुपया इसने ए से लिया होगा और 45 रुपया इसके पास था, तभी जाके 90 रुपया इसके पास हुआ होगा। तो ए ने कितना दिया है, 45 रुपया। अब ए के पास 48 रुपया कब हुआ था, जब डी ने इसको 24 रुपया दिया था। डी ने इसको 24 रुपया दिया था, यानी कि ए के पास पहले से 24 रुपया था। 48 रुपया कब हुआ है, जब डी ने 24 रुपया दिया है। डी ने 24 रुपया दिया है तब जाके 48 रुपया हुआ है, यानी कि ए के पास पहले से 24 रुपया था। पहले से 24 रुपया था और 45 रुपया किसको दे दिया था, बी को। 24 रुपया पहले से इसके पास था और 45 रुपया इसने बी को दिया था। टोटल कितना होगा, 69 रुपया, और यही 69 रुपया ए के पास शुरू में पैसा था। इतना रुपया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था और उम्मीद है कि आप ऐसे प्रश्न को आप कर लेंगे, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, देखिए क्या कहना चाहता है अगला प्रश्न। कह रहा है कि ए बी सी डी 4 दोस्त हैं।
जो एक कमरे में रहते हैं। ए ने कुछ मिठाई खरीद कर कमरे में चला गया। उसने पाया कि कमरे में कोई नहीं है। फिर उसने मिठाई को 4 भागों में बांटा और एक भाग खाया। उसके बाद कमरे में आया और फिर उन्होंने बची हुई मिठाई को 4 भागों में बांट दिया और एक एक खा ली। उसके बाद सी कमरे में आया। अब उन्होंने मिलकर बची हुई मिठाई को 4 भागों में बांटा और उनके अपने अपने मतलब हिस्से खा लिए। इसके बाद डी आया। अब उन्होंने मिठाई को 4 भागों में विभाजित किया और मिठाई समाप्त की। यदि डी के हिस्से में 6 मिठाई आता है तो प्रारंभ में ए के पास कितनी मिठाई? ध्यान दीजिए, ए ने कुछ मिठाई खरीद के लाया, उसको 4 भागों में बांटा। 4 भागों में बांटा और देखा कमरे में कोई नहीं है तो उसने एक भाग खा लिया। यानी कि 4 भाग को मिठाई में बांटा और उसने एक भाग खा लिया, बचा कितना? 3 भाग। उसके बाद से बी आ गया और जब बी आया तो पुनः बी ने क्या किया था कि मिठाई को 4 भागों में बांटा और एक एक भाग दोनों खा गए। 4 भाग में बांटे और एक भाग पुनः एक खाया है और एक भाग बी ने खा लिया, यानी कि 2 भाग खा लिए। अब 4 भाग में से 2 भाग खा लिए, 4 भाग में से 2 भाग खा लिए। फिर सी आया और जब सी आया तो फिर बची हुई मिठाई को 4 भागों में बांटा गया और फिर से तीनों ने एक एक भाग खा लिया, यानी कि तीनों ने एक एक भाग खा लिया। तो बचा कितना भाग? एक भाग बचा। फिर 4 भाग में बांटा गया और ए बी सी तीनों मिलकर एक एक भाग खा लिए। तो बचा कितना? 4 भाग में से 3 भाग खा लिए, एक भाग ए ने खाया, एक भाग बी ने और एक भाग सी ने। बचा कितना? एक भाग। अब इसके बाद से पुनः डी आता है और बची हुई मिठाई को 4 भागों में बांटा जाता है और 4 व्यक्ति भी हो गए। अब चारों के चारे खा लिए, बचा कुछ नहीं। आ जाइए प्रश्न पे। समानुपात का प्रश्न है तो क्या होगा? 4 चौको 16 चौको 64। पहले 64 था तो कितना बचा? 3 दूना 6, 6 कम 6, यानी कि प्रत्येक के हिस्से में कितना मिठाई आया है? 6 मिठाई। कह रहा है कि डी के हिस्से में, अच्छा नहीं प्रत्येक ने डी जो बचा है वही दिखाया है, ठीक है, जो बचा है, यानी कि डी के हिस्से में कितनी मिठाई आई है? 6 मिठाई। अरे यहाँ भी देखिए डी के हिस्से में कितनी मिठाई है? 6 मिठाई। तो डी के हिस्से में 6 मिठाई पहले भी कह रहा है और यहाँ भी 6 आ गया, यानी कितना से मल्टीप्लाई? 1 से मल्टीप्लाई। तो पहले मिठाई यानी कि ए ने कुल कितना मिठाई खाया था? तो यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई कितना? 64 मिठाई खाया था। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बहुत टफ प्रश्न कर लिए। आइए थोड़ा इजी प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखिए अब ये आपका बेहद आसान सा प्रश्न है। बड़ा प्रश्न पढ़ के दिमाग आपका चकरा गया होगा। तो आइए छोटे प्रश्न की श्रृंखला की ओर चलते हैं। छोटे प्रश्न में कह रहा है कि 7/13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि संख्या जो आपका है 7/13 है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ दें कि 2/3 हो जाए। देखिए आप x मान के भी कर सकते हैं, किंतु x मान के करेंगे थोड़ा सा प्रश्न बड़ा हो जाएगा। आप ऑप्शन पे आइए और देखिए क्या हो रहा है। देखिए मान लीजिए कि वह संख्या 1 होगी, 1 जोड़ने पर 2/3 होगा। 1 यहाँ जोड़ेंगे तो 7 1 8 हो जाएगा। तो क्या 8 को कोई संख्या 2 बार में काट सकता है? हाँ बिल्कुल काट सकता है। लेकिन यहाँ जोड़ेंगे 14 तो 1 जोड़ेंगे तो 14 होगा। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 14 को 3 बार में काट दे। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। 2 को लीजिए, 2 को लेंगे तो 7 और 2 9 होगा। और ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो 9 को 2 बार में काट दे। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। 3 पे आते हैं 3, तो 3 को लेंगे तो जब यहाँ 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो कोई संख्या है जो 10 को 2 बार में काटते हैं? हाँ 5 से कर सकता है। और यहाँ जोड़ेंगे कितना? 3, तो क्या हो जाएगा? 16 और फिर यहाँ तक नहीं होगा, ऊपर तो हो सकता है। देखिए ऊपर यदि हम 3 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और नीचे 3 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। किससे? 5 से तो 1 कर सकता है, 5 दूना 10, लेकिन नीचे वाला 16 नहीं कर सकता है। इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा।
तो फिर कैसे होगा, और आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। 5 को देखते हैं, 5 को लेते हैं। अब जब 3 गलत हो गया तो 1 ही सही होगा, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12 होगा, और 3 जोड़ेंगे तो कितना, 13 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 18 होगा। 6 से कटेगा, 6 दूना 12, 6 3 18 आ गया, तो यही 5 आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब प्रश्न को थोड़ा सा फास्ट करेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या 5:6 के अनुपात में हो जाए। क्या कह रहा है कि संख्या 3/5 आपका था, इसमें कौन सी संख्या जोड़ दें कि अनुपात आपका 5/6 हो जाए। देखिए, जोड़िए। क्या आप इसमें 13 जोड़ सकते हैं? 13 जोड़ेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 16 को 5 बार में काट दे। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत। 7 लेंगे, 7 तो 7 लेंगे तो 7 3 10, हाँ कर सकता है, 7 5 12 कर सकता है। 7 लीजिए तो 7 3 क्या हो जाएगा 10, और यहाँ 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 5 12। किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 5 10 और 2 6 12, 5/6, 5/6 कह ही रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। कह रहा है कि 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। देखिए, 15/19 है, इसमें से घटाना है और उसके बाद से 3/4 हो जाए, तो क्या घटाएंगे? यदि आप 3 घटाएंगे तो क्या होगा? 3 घटाएंगे तो 12, 3 घटाएंगे 16, 16 आ गया। देखिए, 3 घटाइए यहाँ से, पहला ऑप्शन लीजिए। 3 घटाइए तो क्या होगा? 15 में से 3 गया कितना? 12, और 19 में से 3 गया आपका क्या? 16। किससे कटेगा? 4 से। तो 4 3 12, 4 चौको 16। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए आपका सही उत्तर आ गया। अगला प्रश्न, अब देखिए, अब तक तो अनुपात वाला प्रश्न था, अब समानुपात वाला प्रश्न आ गया। और समानुपात वाले में थोड़ा सा समस्या होता है, किंतु आइए, बिल्कुल समस्या नहीं होगा, आप समझने का प्रयास करें। कह रहा है कि 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। समानुपाती मतलब होता है कि दोनों बराबर हो जाए। बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल होता है इसका नियम। ठीक है, आइए, पहली संख्या क्या है? पहला अनुपात क्या है? 21/38। 21/38 बराबर होना चाहिए 55/106 के। अब कहे कि कौन सी संख्या घटाई जाए। आप दोनों में 2 घटा के देखिए, पहला ऑप्शन घटा के देखिए, क्या दोनों पक्ष बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ से हम 2 घटाएं तो 19 होगा। देखिए, यहाँ से 2 घटाएं तो क्या होगा आपका? 19 होगा, और 2 घटाएंगे तो यहाँ 36 होगा, कटेगा ही नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत। 4 लेंगे तो 4 यहाँ घटाएंगे तो आपका क्या होगा? 17 होगा, और यहाँ 4 घटाएंगे तो 34 होगा। 17 दूना 34 कर सकता है। यहाँ 4 घटाएंगे, इसमें से 4 घटाएंगे तो क्या हो रहा है आपका? 17, और यहाँ से 4 घटाएंगे तो आपका क्या होगा? 34। आप कहेंगे 17 कम 17, 17 दूना 34। अब 1/2 इधर आया है ना, तो 1/2 इधर भी आना चाहिए। 4 घटाने के बाद 4 घटाएंगे तो क्या होगा? 51, और 4 घटाएंगे तो क्या होगा? 102। तो सही तो है, 51 दूना 102। इधर भी 1/2 और इधर भी आपका 1/2, दोनों साइड आपका 1/2 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। आइए अगला प्रश्न, देखिए, कह रहा है कि 5 13 22 27 में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाए। क्या कह रहा है कि 5/13 बराबर 22/47 जोड़िए। क्या 2 हो सकता है? 2 को देखेंगे तो 5 2 7, और यहाँ क्या हो जाएगा?
15, तो 7 15 कटेगा ही नहीं, तो 2 तो नहीं होगा। 4 देखिए, 4 लेंगे यहाँ पे तो 5 और 4 9, यहाँ 17, 9/17 कटेगा ही नहीं, ये भी गलत। 3 लेंगे तो 5 3 8, यहाँ 16 हो सकता है। 3 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 8, और यहाँ लेंगे 3 तो क्या हो जाएगा आपका 16, ये तो हो सकता है बराबर। यहाँ भी तो बराबर होना चाहिए, तो यहाँ 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25, और जब नीचे आपका 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 50। तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 25 एकम 25, 25 दूना 50। इधर क्या हो जाएगा आपका 1/2, और इधर भी क्या हो गया 1/2, ये दोनों पक्ष बराबर हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। तो चलिए आज की क्लास को फिर यहीं पे रोक देते हैं। अब कल का क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास होगा, इसमें आय व्यय और बचत वाले प्रश्न होंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और अधिकतर एग्जामों में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अभी शाम के बैच में मुलाकात होगी पॉलिटी MCQ बैच के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।